हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका हमारे नए लेक्चर में जहां हम बात करेंगे एग्रीकल्चर के ऊपर। और आज जिस टॉपिक को हम कवर करेंगे वो होगा क्रॉप्स और उनके पैटर्न्स। हमारा फोकस इस लेक्चर में होगा क्रॉपिंग सीजन्स को समझना, उनके पैटर्न्स के बारे में जानना, और हम कोशिश करेंगे जानने की डिफरेंट तरह की सॉइल प्रिपरेशन जो होती है, खेतों को जोतने से पहले या जो टिल्थ होती है, उन सब के ऊपर फोकस होगा हमारा। हम देखेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जानेंगे कैसे हम इस टॉपिक में अधिक से अधिक मार्क्स की गारंटी अपने लिए कर सकते हैं अगर हम टॉपिक्स को ध्यान से पढ़ें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सी मिक्स फार्मिंग की चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अब गौर से देखिए, कीवर्ड है मिक्स फार्मिंग। हमारे क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है कल्टीवेशन ऑफ बोथ कैश क्रॉप्स एंड फूड क्रॉप्स, 2 या 2 से अधिक क्रॉप्स, एनिमल्स और क्रॉप्स का कल्टीवेशन एक साथ, या इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। इसका सही आंसर होगा सी, रेयरिंग ऑफ एनिमल्स एंड कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स टुगेदर। ये होता है मिक्स्ड फार्मिंग। पर अगर ऐसा सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है तो हमें इतना भी श्योर होना चाहिए कि अगर वहां पर मिक्स क्रॉपिंग लिखा होता तो इस क्वेश्चन का क्या मतलब होता, मिक्स्ड फार्मिंग मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या फर्क है। अगर यहाँ पर इंटरक्रॉपिंग लिखा होता तो कैसे क्वेश्चन का अर्थ बदलता। अगर यहाँ सिर्फ एक शब्द फार्मिंग की जगह क्रॉपिंग हो जाता तो ऑप्शन बी सही होता। तो हमें ये समझना पड़ेगा, या फिर वहां पर ए भी हो सकता था, फिर ए या बी दोनों हो सकते थे अगर ये मिक्स क्रॉपिंग की बात करता। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम जो बेसिक कॉन्सेप्ट है मिक्स क्रॉपिंग, मिक्स्ड फार्मिंग, इंटरक्रॉपिंग, ऐसे बेसिक टॉपिक्स का डिफरेंस रिवाइज करते रहें और ढंग से प्रिपेयर रहें इन क्वेश्चंस के लिए, ताकि हम आगे चौंके ना। अब ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 4 क्रॉप के बारे में पूछा गया है। इनमें से कौन सी खरीफ क्रॉप है। हम सबको पता है इन चारों में वीट जो है वो मुख्यतः एक रबी क्रॉप मानी जाती है। तो हमारे पास 3 ऑप्शन बच जाते हैं और वो तीनों ही खरीफ क्रॉप के ऑप्शन है, तो आंसर सी होगा। पर मैं फिर से यहाँ आपसे कहना चाहूंगा कि अगर यहाँ वीट की जगह मेज होता और अगर मैं राइस की जगह कोई दूसरी क्रॉप जैसे जूट डाल देता, तो क्या इनमें से आप खरीफ और रबी क्रॉप का डिफरेंशिएशन कर पाते ढंग से। क्या आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। हमारा फोकस यही है कि हम ये चीजें क्लियर कर लें ताकि आगे ऐसी छोटी मोटी गलतियों से हमारे मार्क्स डिड्यूस ना हो। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये कुछ क्रॉप्स हैं, फॉलोइंग क्रॉप्स ग्राउंडनट, सेसमिक और पर्ल मिलेट। इनमें से कौन सी रेनफेड क्रॉप्स हैं। बताइए इनमें से कौन सी रेनफेड क्रॉप्स हैं। असल आंसर है तीनों, मतलब 1, 2 और 3 सारी रेनफेड क्रॉप्स हैं। पर आपका फोकस यहां होना चाहिए ये समझने पे कि रेनफेड क्रॉप्स क्या होती हैं। ये तीनों क्रॉप्स रेनफेड क्यों हैं, इसका क्या कॉन्टेक्स्ट है, और रेनफेड और ड्राई लैंड फार्मिंग में क्या फर्क होता है, कौन सी क्रॉप्स रेनफेड नहीं होती हैं, ताकि आगे अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आए तो आपकी गलती ना हो। ये टॉपिक्स बहुत सिंपली कवर किया जा सकते हैं, इसलिए हमारा फोकस इन टॉपिक्स को कवर करना है। एक और क्वेश्चन देखिए, लोअर गैंगेटिक प्लेन में ह्यूमिड क्लाइमेट होता है और हाई टेम्परेचर होता है साल भर। तो इनमें से कौन सी क्रॉप्स सबसे सुटेबल है इस रीजन के लिए। पैडी कॉटन, पैडी एंड जूट, वीट एंड कॉटन, या वीट एंड जूट। इसका सही आंसर बताइए आप मुझे क्या है। इसका सही आंसर है सी, पैडी एंड जूट। लेकिन अगर मैं यहाँ पे हल्का सा चेंज कर दूं और पैडी की जगह वीट का ऑप्शन डाल दूं इस जगह, और यहाँ जूट की जगह पैडी का ऑप्शन डाल दूं, तो ये क्वेश्चन सिंपल होते हुए भी डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि कई लोग जूट को अक्सर ठीक से कवर नहीं करते कि क्रॉपिंग पैटर्न क्या है उनका, या किस मौसम में बोई जाती हैं। तो हमारा फोकस ये होगा कि हम ऐसी गलतियां ना करें ताकि हमें आगे दिक्कत हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्रीकल्चर। देखिए, एग्रीकल्चर मतलब आमतौर पे आम भाषा में हम समझते हैं कि खेती होती है एग्रीकल्चर, पर एग्रीकल्चर असल में काफी ज्यादा बड़ा एक कैनवस है जिसके अंदर खेती के अलावा चाहे वो पशुपालन हो या मछली पालन हो या कोई भी मवेशी उसके साथ जो लोग पालते हैं किसान, या फिर जो भी गेटवे उसके साथ होता है फार्मिंग का, जो इससे रिलेटेड कोई भी आप कार्य करते हैं, वो सभी एग्रीकल्चर का पार्ट होते हैं। एग्रीकल्चर ऑलमोस्ट 6.7% लोगों को रोजगार देता है भारत देश में। हमारी जनसंख्या का जो सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट रेट है वो 56.7% है एग्रीकल्चर का, और 15.2% जीवी और 17% जीडीपी का हिस्सा ही हमें देता है। ये जो फिगर है थोड़ा फ्लक्चुएट करता है, पर हमें पता होना चाहिए कि किस रेंज में है ये। 15 से 17 का अगर जीडीपी शेयर है, 56 के आसपास इसका वर्कफोर्स शेयर है, और एग्रीकल्चर टोटल एक्सपोर्ट का 14.7% प्रोवाइड करता है। मतलब जितनी एग्रीकल्चर में हमारी एक्सपोर्ट है उसकी हिस्सेदारी 14% है। क्या एक्सपोर्ट करते हैं हम, तो रॉ मटेरियल हो गया, बासमती राइस हो गया। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि अगर आप इंडियन एग्रीकल्चर के किसी क्वेश्चन या फिर एक्सपोर्ट रिलेटेड किसी में इस क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं, तो आप यहां ये पॉइंट डाल सकते हैं कि एग्रीकल्चर 14.7% ग्रोथ रेट डालता है हमारे का शेयर होल्डर एक्सपोर्ट अर्निंग्स में, तो हम अपने स्टेट वाइज एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अरुणाचल प्रदेश में अगर हम कोई वाइन्स या कोई ऑर्चिड्स लगाएं किसी एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री को लेके, चाहे वो वाइन इंडस्ट्री हो या लेट्स से बार्ले इंडस्ट्री हो, उसको फोकस में रखते हुए हम एक राज्य में जो कि सुटेबल क्लाइमेट है जिसका एक पर्टिकुलर क्रॉप के लिए, वहां उसका उत्पादन करें, उसको एक्सपोर्ट करें, तो काफी अर्निंग्स हमें आ सकती है। तो आप कोशिश करिए जो भी पॉइंटर्स आपको मिल रहे हैं उनका बाकी जगह क्या इस्तेमाल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल,
अगर 56.7% वर्कफोर्स है इंडिया की जो खेती में लगी हुई है, तो इसका मतलब ये है क्या इतने लोग सही में काम कर पा रहे हैं? बल्कि नहीं, क्योंकि एक एग्रीकल्चर में बड़ी समस्या है, वो है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब छद्म बेरोजगारी, बेरोजगारी जो छुपी हुई है। जहां लोग 4 काम कर सकते थे वहां 8 लोग काम कर रहे हैं। तो ये बेसिक पॉइंट्स हैं, पर इनके कई डायमेंशंस आपको पहले सोच के रखने चाहिए जो काम आ सकते। इसको आप ध्यान में रखिए तो आपके लिए काफी आसान रहेगा आगे के क्वेश्चंस में, या कभी आपको कोई टॉपिक आए तो उनमें कोरिलेट करने में। इसी तरह एक टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट आता है इसमें, यील्ड कंपैरिजन। हमारी जो यील्ड है फसलों की वो काफी कम है बाकी देशों की तुलना में, चाहे वो पैडी हो, वीट हो या पल्सेस हो। आप देखें यूएसए तो बहुत ही आगे है, चाइना से भी हमसे आगे है, यहाँ तक कि ब्राजील, जिसके मुकाबले हमें लगभग बराबर होना चाहिए लेकिन हम नहीं है। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि हमारी कृषि में कई समस्याएं हैं। तो यील्ड कंपैरिजन, अगर आप कोई क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं लिखना, तो आप यील्ड कंपैरिजन से शुरू कर सकते हैं कि इंडियन यील्ड कंपैरिजन ब्राजील से भी कम है, वीट में भी, पैडी में भी, जबकि हमारा क्लाइमेट ज़्यादा सूटेड है इसके लिए। फिर वहाँ से आप ड्रॉ कर सकते हैं पैरेलल्स कि जो एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट है वो फ्लक्चुएट कर रही है, हमारा यील्ड कम है, तो किसानों की समस्या बढ़ती जा रही है इस कारण से। अब एक और पॉइंट जो हम देखेंगे एग्रीकल्चर ग्रोथ को लेकर कि लेट्स से इसमें एक ऑप्शन आता है, क्या इंडिया की एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट पिछले समय में बढ़ी है? क्या यह लगातार बढ़ी है? अगर वहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है कंसिस्टेंट ग्रोथ देखी गई है, तो आपका ऑप्शन होगा गलत, क्योंकि हाल के समय मतलब 2009-10 में तो हमने 0.24% तक की ग्रोथ देखी, लेकिन 2014-15 में तो हम नेगेटिव तक देख चुके हैं। मतलब ग्रोथ की बजाय डिसेलरेट कर गया, हमारी ग्रोथ नहीं हुई, हम कॉन्ट्रैक्ट कर गए एग्रीकल्चर आउटपुट में। इसका मतलब कि अगर क्वेश्चन पूछा लगातार ग्रोथ हो रही है तो गलत है, हमारी ग्रोथ अनइवन हो रही है। किसी साल हमने 6% ग्रो किया, अगले साल हमने बहुत कम ग्रो किया, माइनस में भी चले गए आज से 3 साल पहले। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं आपके ऑप्शंस को सही करने में। अगर कोई आ जाए तो ये जो वेरिएशन है एग्रीकल्चर का, मतलब ये जो तुलनात्मक रूप से गलतियां हैं, कई जगह कई साल बहुत ज़्यादा ग्रोथ, कई साल बहुत कम ग्रोथ, इसका क्या इंपैक्ट हो सकता है आप मुझे बताइए। एक अर्थव्यवस्था पर जो कि एक रूरल इकोनॉमी है, उसके ऊपर क्या अर्थव्यवस्था पर असर होगा? किसानों को पता नहीं है कि उनकी ग्रोथ अगले साल इतनी हो रही है या नहीं हो रही, उनको पता नहीं कितनी आमदनी उनकी होगी, तो उनको बैंक लोन नहीं दे पाएंगे और वो फिर जाएंगे साहूकारों के पास, जहां वो एक बड़ी एक ब्याज की कीमत उनको चुकानी पड़ेगी, जिससे कि उनकी फसलों की कीमत बढ़ जाएगी लगाने की, और आउटपुट कम होगा और लगातार वो गरीब होते चले जाएंगे। तो इससे हमारा जो 2022 तक किसानों की इनकम डबल करने का जो अपना मिशन है वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा। तो ये सारे फैक्टर्स आपको मल्टीफेसेटेड रूप से मदद करते हैं। अब अगर हम देखें कि कौन सी ब्रॉड समस्या है इंडियन एग्रीकल्चर की, तो यहाँ देखेंगे, अगर मैं आपको नॉर्मली बताऊं तो हम जब भी प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर की बात करें, हमें फोकस करना चाहिए, खेती की बात करें एग्रीकल्चर की, सबसे पहली समस्या हमारी खेतों में खुद है। अगर आप किसी खेत को देखते हैं तो आप क्या देखते हैं? खेत का आकार मतलब फ्रेगमेंटेड, वो छोटी है, छोटे खेत है, मतलब छोटे किसान है, मतलब मार्जिनल फार्मर्स हैं। छोटे किसान हैं मतलब उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं होगा, तो वो डिपेंडेंट नहीं हो पाएंगे कि खुद से अपने वाटर को पंप कर पाएं, इरिगेट कर पाएं, तो वो डिपेंडेंट होंगे किसके ऊपर? मौसम के ऊपर, मानसून के ऊपर डिपेंडेंट हो गए। ये सब फैक्टर आप सिर्फ एक चीज़ से लगा सकते हैं, खेत को देखिए, खेत का साइज छोटा है, फ्रेगमेंटेशन है, किसानों के पास पैसे नहीं है तो किसान छोटे हैं, छोटे किसान हैं तो मशीन इस्तेमाल नहीं कर सकते, मशीन इस्तेमाल नहीं करेंगे तो मानसून पे डिपेंडेंट रहेंगे, मानसून पे डिपेंडेंट रहेंगे तो अनइवन ग्रोथ होगी। किसी साल बारिश अच्छी हुई तो फसल अच्छी होगी, अच्छी नहीं हुई तो फसल घट जाएगी, उससे उनकी इनकम भी कम होगी, कभी बढ़ जाएगी कभी घट जाएगी। तो एक सिस्टमैटिक रूप से आपको यील्ड नहीं मिल रही है, सिस्टमैटिक ग्रोथ नहीं हो रही है, प्लानिंग नहीं हो पा रही है, तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, और एक बार आपको क्रेडिट ढंग से नहीं मिलेगा तो आप प्लान्ड आउटपुट नहीं दे पाएंगे। इस वजह से देख रहे हैं, क्योंकि आपको पता है किसी साल बम्पर फसल हो रही है, किसी साल फसल नहीं हो रही है। तो अगर जिस साल अच्छी बारिश हो रही है उस साइड आपकी फसल अच्छी होगी तो आप यहाँ 100 लोग काम पे लगाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको तो पता नहीं अगले साल बारिश होगी कि नहीं, तो आप 100 लोग आपके फिर अगले साल काम करेंगे उसी खेत के फील्ड के ऊपर, और जबकि अगले साल आपको 10 लोगों से ही वो काम हो जाता। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी है, मतलब छद्म बेरोजगारी जो है वो घुसी हुई है। और क्योंकि ये सब चल रहा है, इसका मतलब जो एग्रीकल्चर अब अब ये सभी चीजें आपको एग्रीकल्चर के फील्ड देखकर समझ आ गई। अब अगर आउटपुट पे जाएं, जो हमें किसान को आउटपुट हो रहा है उसको लेकर क्या समस्या है? उसका मार्केट नहीं है, मार्केट नहीं है मतलब आप उसको ठीक से बाजार में बेच नहीं पा रहे। बाजार में क्यों नहीं बेच पा रहे? क्योंकि बाजार में उसकी मार्केटिंग ठीक से नहीं हुई, आप एक्सपोर्ट ठीक से नहीं कर पा रहे, आपके स्पेसिफिक मार्केट सेट नहीं एग्रीकल्चर के लिए जो उसको खींच पाए आगे। तो ये सभी कारण आपको बन जाते हैं एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स को देखने के लिए। तो कोई भी अगर ऐसा इशू आए जहां आपको प्रॉब्लम्स देखने के लिए कहा जाए, चाहे वो इंडस्ट्री हो, कोई सेक्टर की कोल इंडस्ट्री मान लें, या फिर इलेक्ट्रिसिटी का इशू देख लें, तो आप एक बेसिक से शुरू करें कि
अगर एग्रीकल्चर है तो आप खेत के साइज से स्टार्ट करें। अगर वो कोल की बात है तो कोयले को देखें, कोयले को देखते आपको याद आया कोयला खनन कौन कर रहा है, लेबर, उसका वहाँ पे ठीक से उसके लिए सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, तो वहाँ से आप बिल्ड करके एक अच्छे पॉइंट्स तैयार कर सकते हैं। तो ये सभी पॉइंट आपको याद करने की जरूरत नहीं, एक फ्रेम करने की जरूरत है। अब वही जैसे बताया आपको मैंने, मार्जिनल फार्मर्स बहुत ज़्यादा हैं, छोटे मझूले बहुत ज़्यादा फार्मर्स है। 93 मिलियन इंडिया के जो लैंड होल्डिंग्स है वो मार्जिनल है, और 25 मिलियन जो है वो स्मॉल है, और सिर्फ 1 मिलियन लार्ज लैंड होल्डिंग्स है। ये दिखाती है कि हम कितने ज़्यादा छोटे किसानों पर डिपेंड हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लैंड कोऑपरेटिव्स का यूज़ किया जाए, ताकि जाके सहकारिता का इस्तेमाल करते हुए हम बेहतर आउटपुट ले पाएँ। किसान साथ आएंगे तो उनके पास मौका होगा बड़ी कंपनियों से बात कर उनसे लोन लेने का, सही रेट पे सामान खरीदने का। एक किसान जाएगा तो उसके पास वो एडवांटेज नहीं है, वो मोल भाव नहीं कर सकता। तो ये हमने समझा होल्डिंग्स की समस्याएं, होल्डिंग से एग्रीकल्चर में कौन सी समस्याएं हैं, एग्रीकल्चर ग्रोथ हमारी अनइवन रह रही है। ये सब मिलाकर हमारे लिए एग्रीकल्चर का एक बड़ा सेक्टर कभी डेवलप नहीं कर पाएगा ढंग से, तो हमारे गरीब का उत्थान नहीं हो पाएगा। तो ये तो हो गई प्रमुख बात है। अब आते हैं हमारे टॉपिक क्रॉप्स के ऊपर और उनके क्लासिफिकेशन के ऊपर। क्रॉप्स, उनका क्लासिफिकेशन, पहली चीज जो क्लासिफिकेशन है वो है क्लाइमेट के ऊपर, मौसम के हिसाब से। मौसम कैसा होगा, तो मौसम के हिसाब से दो तरह के क्रॉप का क्लासिफिकेशन होता है, एक होता है ट्रॉपिकल, एक होता है टेम्परेट। ट्रॉपिकल जैसे नाम से पता है, ट्रॉपिक्स के आसपास का एरिया जहां पर गर्मी ज्यादा होगी और वेदर में ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, वहां पर क्या उपजता है, राइस, शुगर केन, ज्वार बाजरा, ऐसी फसलें। दूसरी टेम्परेट, टेम्परेट मतलब हल्का सा ठंडा वातावरण चाहिए जिस क्रॉप को, वहां कौन सी क्रॉप होती है, वहां गेहूं, ओट्स, ग्राम और पोटैटो जैसी क्रॉप्स होती हैं। तो ये हमने समझा पहली क्लासिफिकेशन। एक दूसरी क्लासिफिकेशन ज्यादा प्रमुख है हमारे लिए, क्योंकि हमारे देश का टेम्परेचर ट्रॉपिकल से लेकर टेम्परेट तक वेरी करता है। कहीं टेम्परेट एक समय में आप कहेंगे, ठंड में अगर आप कहीं चले जाएं नॉर्थ इंडिया में तो आपको लगेगा कि टेम्परेट क्लाइमेट है यहाँ का। कभी गर्मियों में जाए तो वो आदमी समझेगा ये पूरी तरह ट्रॉपिकल कंट्री है। तो वो तो कम क्लियर कट क्लासिफिकेशन है। जो ज्यादा अच्छा क्लासिफिकेशन वो है ग्रोइंग सीजन के हिसाब से, हम कब क्रॉप्स को बो रहे हैं। खारिफ और रबी दो प्रमुख सीजन है, और एक तीसरा क्रॉप कौन सी है जो बोई जाती है, वो है जायद। तो पहले जानते हैं खारिफ क्रॉप्स के बारे में। खारिफ क्रॉप्स कब बोई जाती है, जून में, जून जुलाई में आप इनको बोते हैं, और इनकी कटाई होती है अक्टूबर नवंबर के आसपास, जब आप इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं। और ऑब्वियसली ये वक्त जो होता है सबसे ज्यादा गर्मी भरा होता है, तो इन्हें क्या चाहिए, गर्म मौसम चाहिए, पानी चाहिए होता है बहुत ज्यादा, और छोटा दिन चाहिए होता है, शॉर्ट डे ऑफ फ्लोरेशन, मतलब फूलों को बड़े होने में और फलने में दिन कम चाहिए होते हैं। जबकि जो रबी क्रॉप्स होती है उनके लंबे दिन चाहिए होते हैं फ्लोरेशन के लिए। ये तो क्या खारिफ। अब देखते हैं रबी। रबी को ठंडा और सूखा वातावरण चाहिए होता है, फूलों को लंबा दिन लगता है फलने में। तो इसके प्रमुख फसलें हैं वीट, ग्राम और सनफ्लावर। तीसरी क्रॉप जो जायद क्रॉप है वो समर के महीने में बोई जाती है, मार्च और जून में। मतलब जब आपकी रबी कट चुकी है और खाली टाइम है और खरीफ के आने में समय है 2-3 महीने का, उस समय में आप जायद क्रॉप्स रोप। तो एक खास बात है, जब आप फसल की बुआई और उसकी कटनी की बात करते हैं तो उस बीच में आप देखेंगे मार्केट में कौन सी क्रॉप्स आपको दिखती हैं। अगर आप तरबूज की बात करें तो जो वाटरमेलन है या जो मस्क मेलन है वो सारे जायद क्रॉप्स में आते हैं, वो विद इन द सीजन ग्रो जाते हैं और काफी अच्छा आउटपुट होती है। तो इंडिया में आप एक ही जमीन पे 3-3 क्रॉप्स कर सकते हैं। तो हमने देखा 3 वेरिएशन है, रेनी सीजन खारिफ, ड्राई सीजन रबी और बीच के सीजन में समर ड्राई में जायद। तो ये 3 क्रॉप्स हैं। इनका हार्वेस्टिंग और सोइंग सीजन हमने देखा, मार्च अप्रैल से लेकर जून जुलाई में जायद, और अक्टूबर नवंबर से फेब मार्च में कौन सा, रबी। अब ये तो हो गया दो जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़े। बारी आती है अब फोटो पीरियड की, मतलब कितना समय लगता है फूल को खिलने में और फल देने में, उसे कहते हैं फोटो पीरियड। उसके हिसाब से डिवाइड करते हैं 3 तरह के, शॉर्ट डे प्लांट्स, लॉन्ग डे प्लांट्स और डे न्यूट्रल प्लांट्स। शॉर्ट डे प्लांट्स वो है जिनको कम समय चाहिए, मतलब 10 घंटे से कम समय। वो कौन से हैं, वो है हमने पहले भी पढ़ा खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स मतलब राइस, ज्वार, बाजरा, ये सारे आ जाएंगे। लॉन्ग डे कौन से हैं, जिनको ज़्यादा दिन चाहिए, 10 घंटे से ज़्यादा, वो आते हैं रबी क्रॉप्स, जिसमें आपके क्या आएगा, गेहूं, बारले एटसेट्रा। डे न्यूट्रल वो क्रॉप्स है जिनको ज़्यादा समय नहीं चाहिए होता है, मतलब कम भी हो तब भी चल जाएगा, ज़्यादा हो तब भी चल जाएगा, ज़्यादा वो डिपेंडेंट नहीं है इसके ऊपर। वो है सनफ्लावर, कॉटन, ऐसी चीजें। तो ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन। अब आइए देखते हैं वाटर अवेलेबिलिटी के हिसाब से, पानी की उपलब्धता के हिसाब से। एक होता है रेन फेड क्रॉप, एक होता है इरिगेटेड क्रॉप्स। रेन फेड क्रॉप्स वो होते हैं जिनको पानी सालों भर चाहिए होता है और वो पानी पर डिपेंडेंट होते हैं अपनी फसल की पैदावार के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने ज्वार या बाजरा लगाया, तो ज्वार बाजरा मुख्यतः जहां भी लगता है वो सूखी जमीन होती है, वहां उनको उम्मीद होती है कि बारिश होगी, मानसून आएगी, तो पानी से वो उसका उत्पादन करेंगे। कंपैरिजन के लिए अगर मैं आपको बताऊं, आपने एक ही जमीन में ज्वार बोया है या बाजरा जो है या आपने धान ही बोया है, सामने वाले खेत में आपने लेट्स से मिर्च की फसल लगाई है, मिर्च के पौधे लगाए हैं, तो क्या मिर्च के लिए आप बारिश का इंतजार करेंगे?
मिर्च क्या है, आप मान लीजिए कि आपने गन्ना लगाया है, तो गन्ने के लिए आप इंतजार नहीं कर सकते कि बारिश होगी तब आप इसको तब आप इसको सिंचाई करेंगे। ऐसे क्रॉप्स को, जो इरिगेटेड क्रॉप्स हैं, आपको इरिगेटेड वाटर सप्लाई सही समय पर सही मात्रा में देना होता है। इन्हें कहते हैं इरिगेटेड क्रॉप्स। जैसे कि चिली मतलब मिर्च, शुगर केन, केला या पपाया। इसमें बेसिक पैटर्न जो आप समझ सकते हैं वो ये है कि जो भी क्रॉप एक सीजन से ज्यादा चलेगी, 2 सीजन 4 सीजन के क्रॉप है, मतलब जो साल भर खड़े रहते हैं, जो फसलें जैसे बनाना या शुगर केन की फसल की होगी जो 2-2 सीजन लेते हैं, ऐसी क्रॉप्स को प्रॉपर टाइम पे इरिगेशन चाहिए होता है, जो इन्हें इरिगेटेड क्रॉप बनाते हैं। रेनफेड क्रॉप्स अक्सर एक सीजन में होते हैं और पानी की मात्रा है तो बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, या डिस्पर्स्ड भी चले तो चल जाएगा काम उनका, तो वो होते हैं रेनफेड क्रॉप्स। ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी। अब बात करते हैं कि लाइफ और ड्यूरेशन के हिसाब से क्रॉप का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण कैसे करें। ड्यूरेशन की जब बात आएगी तो 4 तरह के प्रमुख ड्यूरेशन होते हैं। होते हैं सीजनल, जो एक सीजन चला 3-4 महीने तक, रबी, खरीफ और जैद वाला। दूसरा 2 सीजनल, जिनको 2 सीजन लगते हैं, कपास या अदरक या हल्दी। फिर आती है एनुअल क्रॉप्स, जिनको साल भर फसल को खड़ा रखना होता है, जिसका एग्जाम्पल है शुगर केन। क्योंकि अगर आप शुगर केन को देखें या पाइनएप्पल ही लगा लें आप, तो वो फसलें 1 साल लेती हैं कटाई में। पहले छोटे साइज में बड़ी होंगी, फिर बड़ी होंगी, फिर काटा जाता है, तो उनको भी साल भर। यहीं से आप सीख सकते हैं कि ये इरिगेटेड क्रॉप है। फिर बाइनियल क्रॉप, मतलब जिनको 2 साल आपको खड़ा रखना होता है अपनी ज़मीन पर, जैसे केला या पपीते की फसल, या अक्सर फलों की फसल जो होती है मिड टर्म वाली वो। और फिर आते हैं पेरेनियल, जो सदाबहार जिन्हें कहा जाता है, जो सालों तक रहते हैं, सिर्फ जैसे मैंगो, एप्पल, ऐसे जो आप बगान लगाते हैं वो वाली क्रॉप्स। तो ये वर्गीकरण हो गया किसके हिसाब से, फसलें कितनी देर खड़ी रहती हैं उसके हिसाब से। अब हम पॉइंट पे आते हैं, जो है टिलेज। टिलेज मतलब जुताई, खेत को कितना जोता जाए, किससे तैयार की जाए। तो जमीन को जो तैयार किया जाता है, मिट्टी का बहुत बड़ा रोल होता है एग्रीकल्चर में, उस मिट्टी की तैयारी को हम टिलेज कहते हैं। टिलेज कई तरह से होता है, एक तो प्लेन टिलेज होता है, एक कोर्स टिलेज होता है। अगर कोई खेत पे फसल बोनी है तो पहले एक फसल को हटाया जाता है, फिर उसकी कटाई होती है, जो कुछ अवशेष वहाँ बच जाते हैं, फिर वहाँ ट्रैक्टर चलता है और लंबे एरिया तक, मतलब कुछ सेंटीमीटर डेप्थ तक उसको जोता जाता है। मतलब मिट्टी अंदर से ऊपर तक उबड़ खबड़ की जाती है ताकि मिट्टी के टुकड़े हो जाएं। उन टुकड़ों को फिर साफ किया जाता है ताकि जो पिछले कुछ चीजें बची हैं, अवशेष, वो बाहर निकाले जाए। फिर मिट्टी को फिर उसके ऊपर जुताई करके उसको प्लेन किया जाता है। ठीक है, मतलब कहते हैं फाइन टिल्थ, बिल्कुल प्लेन कर देंगे। कुछ फसलें उनमें बोई जाती हैं, कुछ उबड़ खाबड़ जब होता है, जिसे कोर्स टिल्थ कहते हैं, तब लगाई जाती हैं। तो इस तरह से जो टिल्थ होता है वो डिफरेंट क्रॉप्स के लिए डिफरेंट टिल्थ होता है। अब कौन सी क्रॉप एग्जैक्टली किस टिल्थ में बोई जाती है वो हमारे कंसर्न का नहीं है, पर हमें पता होना चाहिए कि कुछ कौन सी टिल्थ होती है, कौन कौन जुताई के तरीके होते हैं। एक होता है ऑन सीजन, एक होता है ऑफ सीजन। ऑन सीजन वो टिलेज होता है जो आप खड़ी फसल से जस्ट पहले लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको खरीफ क्रॉप बोनी है तो खरीफ क्रॉप से ठीक 1 महीने पहले आप खेत को जोतेंगे, उसकी जुताई होगी, प्रिपेयर किया जाएगा। फिर एक आती है ऑफ सीजन टिलेज, मतलब आपने लेट्स से ये जनवरी का महीना है और आपको क्रॉप बोनी है अक्टूबर में, जो कि आप गेहूं की फसल लगाएंगे। उससे पहले आप ऑफ सीजन में टिलेज करेंगे और तैयार करेंगे कि जब मेन सीजन मेरा आएगा तब मैं वहां पे अपनी फसलें बोऊंगा। उसके लिए आप क्या करेंगे, पोस्ट हार्वेस्ट टिलेज करेंगे, विंटर समर टिलेज करेंगे, या उसको खाली छोड़ देंगे। क्योंकि इसे कहते हैं एक खेत को खाली छोड़ दिया जाता है ताकि वो अपनी उत्पादक क्षमता फिर से हासिल कर सके। तो ऐसे टिलेज हम देखते हैं ऑन सीजन और ऑफ सीजन। अब अगर हम टिलेज में जाएं तो ये तो हो गया सीजन के हिसाब से। एक और कैटेगरी होती है कि आप प्रिपेयर कर रहे हैं या कल्टीवेशन के बाद है। ये फिर वही बात हो गई, ऑन सीजन या ऑफ सीजन। अगर आप प्रिपरेटरी कल्टीवेशन कर रहे हैं, मतलब जब आप फसल को तैयार करने के लिए जुताई का काम कर रहे हैं, तो वहां पे 3 तरह की टिलेज होती है, डीप टिलेज, सब सॉइलिंग और एयर अराउंड टिलेज। जैसे मैंने आपको बताया, डीप टिलेज मतलब जमीन में आप काफी गहराई तक जुताई करते हैं, जिससे काफी सब सॉइल मिक्स हो जाती है। सब सॉइलिंग तक जाते हैं आप, उसके बाद फिर आप एयर अराउंड टिलेज करते हैं। आपने खड़ी फसल लगा रखी है, उसके आसपास के एरिया में भी आप खेत की जुताई करते हैं, इट इज कॉल्ड एज एयर अराउंड टिलेज। फिर सेकेंडरी टिलेज होती है, फसल लग गई उसके बाद एक टिलेज करेंगे। और एक फाइनल टिलेज होती है जो उसके, अब मैं आपको एक बार बताना चाहूंगा, प्राइमरी टिलेज आपने की, ठीक है, उसके वो स्टेजेस हैं जो नीचे हैं, डीप टिलेज, सब सॉइलिंग, उसके बाद आपने एयर अराउंड टिलेज करी। ये आपकी फसल लगने के बाद होगा। इन दोनों के बाद आप सेकेंडरी टिलेज में जाएंगे, फिर आप दोबारा वहां पे जमीन तैयार करेंगे। फिर वहां पर आप पहले आपने गहराई तक जुताई की, फिर आपने उसको प्लेन किया फसल जमीन को, फिर आप उसमें सीड बेड के लिए तैयार करेंगे, आप उसमें सीड लगाएंगे, उसके बाद कल्टीवेशन होगा, उसके बाद फिर आप उसमें अगर चाहें तो आप टिलेज कर सकते हैं ताकि खरपतवार ना हो। उसके बाद की फसल कटेगी, आप दोबारा कल्टीवेशन करेंगे, फिर आप ऑफ सीजन टिलेज करेंगे। तो मैं जिस चीज का बताता हूं दोबारा रिपीट करूंगा। टिलेज के लिए आप प्रिपरेटरी टिलेज करते हैं, तैयारी वाली। पहले आप डीप सॉइल तक जाएंगे, सब डीप टिलेज करेंगे, सब सॉइल तक जाएंगे, कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा उर्वरकता बढ़ाई जाए जमीन की। फिर उसके बाद आप इसके लिए सेकेंडरी टिलेज में जाएंगे, जहां जिसको प्लेन करेंगे। फिर वहां बोई जाएंगी सीड्स। फिर उसके बाद अगर आपकी क्रॉप्स के बीच में स्पेस है तो आप एयर अराउंड टिलेज करेंगे, या फिर
फसल कटने के बाद आप टिलेज करेंगे। तो टिलेज के तरीके होते हैं, तो कुछ फेमस जो हमें करने चाहिए। एक होता है क्लीन टिलेज, जैसे आप देख रहे हैं इसमें बिल्कुल आपने साफ कर दिया पूरे एरिया को, सारी मिट्टी को आप उबड़ खाबड़ कुछ नहीं था, पूरा प्लेन कर देते हैं। कोई पेड़ यहाँ पे नहीं बचता, कोई हिस्सा किसी और पेड़ का नहीं बचता। इसलिए होता है कोई और फसल का हिस्सा नहीं होता इसमें। इसका फायदा ये है कोई वीड नहीं रहता, कोई पिछले क्रॉप में अगर कोई कीटाणु लग गए वो सब साफ हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कई फसलें खराब हो जाती हैं तो फसलों का अवशेष तक आप बाहर फेंक देते हैं, तो आपकी जमीन बिल्कुल साफ है, वहां आप नया क्रॉप बो सकते हैं। फिर आती है ब्लाइंड टिलेज की बात। ब्लाइंड टिलेज मतलब ये आप तब करते हैं जब आपने क्रॉप लगा दी है, ठीक है, और या तो वो क्रॉप बड़ी हो रही है या सीड ही लगाया आपने, तो आप वहां पे ऐसे क्यारियां लगा के आसपास खेतों की जुताई करते हैं। इट्स कॉल्ड एज ब्लाइंड टिलेज। ब्लाइंड टिलेज अक्सर उस जमीन पे की जाती है जो कि बंजर हो। बंजर जमीन में आपको बार बार पानी डालना होता है, बार बार खाद देनी होती है। तो आपने क्रॉप लगा दी, क्रॉप का एरिया तो आप छुएंगे नहीं, उसके आसपास के एरिया पे दोबारा टिलेज करके वहां पे आप पानी और खाद की उपलब्धता कराएंगे ताकि आपकी फसल पैदावार अच्छी हो। ये हो गया ब्लाइंड टिलेज। अब एक आता है जीरो टिलेज, जहां कोई टिलेज नहीं करते। इसमें क्या होता है, ये जो टुकड़े आप देख रहे हैं फसल के, इन्हीं के साथ ही आप टिलेज अपनी जुताई करेंगे, खेत की तैयार करेंगे और उनमें नई फसल को बो देंगे। जीरो टिलेज अब इंडिया में घट रही है। इसका इंपैक्ट आप देख सकते हैं, जब भी ऐसे कुछ अवशेष बचे होते हैं तो लोग किसान इसी में आग लगा देते हैं, जिसकी वजह से आप फॉग देखते हैं दिल्ली में ठंड के मौसम में। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अब इसमें समस्या क्या है, इसमें समस्या ये है कि वीड काफी ज्यादा होता है, खरपतवार। खरपतवार के लिए आपको कीटनाशक दवाइयां डालनी पड़ती हैं या खरपतवार नाशक दवाइयां डालनी पड़ती हैं। लेकिन इससे जमीन की उर्वरकता जब आप जीरो टिलेज करते हैं इसलिए बनी रहती है कि जो पिछले पौधे हैं उनका अगर कुछ ऑर्गेनिक तत्व है वो इसमें मिल जाएगा। कुछ क्रॉप जैसे दाल वगैरह है, जैसे तिलहन और दलहन कहते हैं, लेग्यूम क्रॉप्स, वो जमीन की उर्वरकता के लिए अच्छे होते हैं, वो जमीन में मिल जाते हैं, तो वो जमीन की पैदावार को फायदा पहुंचाते हैं। परंतु कुछ समस्याएं हैं जो मैंने आपको बताया, जैसे कि खरपतवार या कोई वीड या कोई ऐसा कोई कीटाणु या कोई जो इनके लिए पेस्ट रह गया, वो समस्या खड़ी कर सकता है। तो जीरो टिलेज के एडवांटेज, ज्यादा अर्थवॉर्म्स होगा, ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा, ज्यादा मल्च होगा, तो पानी कोई बहा के टॉप सोइल को ले नहीं जाएगा। डिसएडवांटेज, ज्यादा नाइट्रोजन डालना पड़ेगा क्योंकि पहले जो फसल थी उसके कुछ अवशेष अभी तक रह गए हैं, तो वो इंपैक्ट करेंगे आपकी क्रॉप्स के ऊपर। तो इसलिए आपको जरूरत है कि आप इसमें और खाद डालें। एक और बड़ी समस्या जो रहती है वो है पेरेनियल वीड की। बहुत ज्यादा वहां पर कुछ ऐसे खरपतवार रहते हैं जो साल भर रह जाते हैं, वो आपकी फसल को बर्बाद कर सकते हैं। बहुत सारा पेस्ट बिल्डअप हो सकता है जो कि रेसिस्टेंट हो उस पर्टिकुलर खाद के लिए जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके लिए अवरोध पैदा करते हैं। तो ये हुआ जीरो टिलेज के फायदे और नुकसान। हमने 3 टिलेज देखे, ब्लाइंड टिलेज, क्लीन टिलेज और जीरो टिलेज। आपको तीनों टिलेज का डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए, क्या फायदे नुकसान है ये पता होना चाहिए। अगली बात आती है क्रॉपिंग पैटर्न्स और इंटेंसिटी की। क्या होती है इंटेंसिटी, क्या होता है पैटर्न। एक जमीन का टुकड़ा है, ठीक है, मान लीजिए एक जमीन का टुकड़ा है। इस जमीन में आप साल भर में कितनी क्रॉप उपजा सकते हैं उसे कहते हैं क्रॉप इंटेंसिटी। अगर 10 हेक्टेयर की जमीन है तो आप साल भर में 10 हेक्टेयर जमीन पर कितनी फसल उपजा सकते हैं, उसकी क्रॉप इंटेंसिटी होती है। लेकिन लोग क्या करते हैं, एक साल के अंदर 10 हेक्टेयर में 3-3 फसलें उपजा लेते हैं, ठीक है। तो इसका अर्थ है कि जो क्रॉप इंटेंसिटी है वो 100% से भी ज्यादा है। याद रखिए, क्रॉप इंटेंसिटी, कितनी क्रॉप आप एक जमीन के टुकड़े पर एक साल में बो पाए वो होती है क्रॉप इंटेंसिटी। लेकिन एक साल में हम जमीन के टुकड़े पे एक से अधिक फसलें बोते हैं, कहीं कहीं जहां उपलब्ध है पानी और उर्वरकता, खरीफ, रबी और जायद, तो वो होती है क्रॉपिंग इंटेंसिटी। इसका सीधा आप देख सकते हैं सिस्टम। राजस्थान और गुजरात में क्रॉप इंटेंसिटी 100% से कम होती है, क्योंकि हो सकता है आप रेनी सीजन में ही क्रॉप बोएं, उसके बाद ना बोएं। लेकिन पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु जैसे एरियाज में जहां अच्छी फसल के लिए पानी उपलब्ध है कुछ हिस्सों में, वहां आप 150-150 तक आप देख सकते हैं क्रॉप इंटेंसिटी, मतलब 100% ज्यादा से भी इस्तेमाल करते हैं आप क्रॉप्स का। तो इसका एक फायदा है, आप ज्यादा फसलें बो रहे हैं, पर नुकसान ये कि आपकी जमीन की उर्वरकता, प्रोडक्टिविटी घट सकती है। ये हो गई क्रॉपिंग इंटेंसिटी। अब हम समझेंगे क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में। क्रॉपिंग पैटर्न मतलब होता है किस सीक्वेंस में और किस अरेंजमेंट में आप क्रॉप्स बो रहे हैं और किस हिसाब से आप उसके बाद एक जमीन को खाली छोड़ रहे हैं अगली फसल से पहले, इसे कहते हैं क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न्स कई तरह के होते हैं। मल्टीपल क्रॉपिंग पैटर्न मतलब कई सारे क्रॉप्स आप बो रहे हैं एक में ही, 2 या 2 से अधिक जब आप बोते हैं तो उसे कहते हैं इंटेंसिव क्रॉपिंग। इसमें क्यों की जाती है इंटेंसिव क्रॉपिंग, ताकि देखिए मैं फिर एक बार क्लियर करूं सिस्टम। क्रॉपिंग पैटर्न मतलब क्या हुआ, आपने किस तरह जमीन में फसलें उपजाई साल में और कितने देर तक जमीन को खाली छोड़ा। हो सकता है आप कभी ना छोड़े खाली और फसलें होती रहें लगातार, वो भी क्रॉपिंग पैटर्न होता है। लेकिन इंडिया में मुख्यतः मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है, जहां एक ही पीस ऑफ लैंड में ऑर्डरली तरीके से एक के बाद एक फसलें बोई जाती हैं, जो कि उदाहरण है इंटेंसिव क्रॉपिंग का। काफी ज्यादा इंटेंस प्रोडक्शन आप कर रहे हैं। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि आपके पास जमीन, लेबर, पानी और कैपिटल उपलब्ध है, तो आप चाहते हैं जमीन से जितनी ज्यादा हो सके मैं आउटपुट लूं, जितना इंटेंसिव इसको किया जा सके
उतना ये हो, इसे कहते हैं इंटेंसिव क्रॉपिंग। ये हो गया हमारा क्रॉपिंग का पैटर्न जो था मल्टीपल क्रॉपिंग पैटर्न के अंदर, सिस्टम के अंदर। अब बात आती है दूसरे क्रॉपिंग पैटर्न की, जहां आती है मोनोकल्चर। मतलब आप मोनोकल्चर से नाम ही पता है, मोनो मतलब सिंगुलर, आप एक ही चीज का कल्चर, उसे कहते हैं मोनोकल्चर। तो रिपीटेटिव ग्रोइंग ऑफ सेम सोल क्रॉप, एक ही क्रॉप को आप एक लैंड पे बार बार बोएंगे, वो मोनोकल्चर का एग्जाम्पल है। मोनोकल्चर के अंदर ही आता है मोनोक्रॉपिंग। मोनोक्रॉपिंग मतलब होता है एक ही क्रॉप को आप साल दर साल, सीजन दर सीजन आप बोएं, तो वो होता है मोनोक्रॉपिंग। मैं एग्जाम्पल दूंगा, अमेरिका के खेत में आप देखेंगे जो सिर्फ कॉर्न लगाते हैं, वो साल भर कॉर्न लगाएंगे इस साल, फिर कुछ दिन खाली छोड़ेंगे, फिर कॉर्न लगेगा, सीजन बाय सीजन सिर्फ कॉर्न ही लगेगा, कि खेतों की तैयारी ऐसे की गई है। या कोई पैरीज जो मिसिसिपी वगैरह का रीजन है, वहां पर गेहूं लगेगा, तो वो साल दर साल वहां गेहूं ही लगेगा। दैट इज मोनोक्रॉपिंग, आप सिंगल क्रॉप हर साल लगा रहे हैं। लेकिन इंडिया में भी मोनोकल्चर होता है, पर मोनोक्रॉपिंग कम होती है। मोनोकल्चर इन द सेंस, गर्मियों में मैं धान की फसल करूंगा, ठंड में मैं गेहूं की फसल करूंगा। इट इज नॉट मोनोक्रॉपिंग बट इट इज मोनोकल्चर। अगर मैं सिंपल उसको चेंज करता रहूं, उसी में वो मोनोक्रॉपिंग तब हो जाएगी जब एक सीजन में एक ही क्रॉप लगातार उसी सीजन में होती रहे। फॉर एग्जाम्पल, फिर से क्लियर करूंगा, मोनोकल्चर में अगर आप एक प्रकार के जानवर पाल रहे हैं तो वो भी मोनोकल्चर है, ठीक है। एक प्रकार के आप फसल बो रहे हैं तो वो भी मोनोकल्चर है। लेकिन मोनोक्रॉपिंग तब आती है जब आप एक ही क्रॉप को हर सीजन बोएं, ठीक है। मोनोक्रॉपिंग तब आती है जब आप एक ही फसल को साल दर साल बोएं, साल दर सीजन बोएं। और सोल क्रॉपिंग वो होती है जब केवल एक ही तरह की क्रॉप एक ही जमीन पर बोई जाए, जैसे प्लांटेशन, वो एग्जाम्पल है सोल क्रॉपिंग का। याद रखिए, मोनोक्रॉपिंग और सोल क्रॉपिंग एग्जाम्पल है मोनोकल्चर के। हमने समझा क्रॉपिंग पैटर्न्स, जहां हमने बात की मोनोकल्चर के बारे में, जो कि कल्चर है, सिंगुलर क्रॉप, सिंगुलर जानवरों का पालन भी। उसमें आता है मोनोक्रॉपिंग, जहां आप सेम क्रॉप को एक ही जगह बार बार लगाते हैं, या तो डिपेंडेंट ऑन सीजन या डिपेंडेंट ऑन एयर। फिर एग्जाम्पल आता है सोल क्रॉपिंग का, जहां आप एक ही सिंगुलर क्रॉप एक ही जगह कई सालों तक खड़ी रखते हैं। इट इज कॉल्ड एज सोल क्रॉपिंग, ठीक है। प्लांटेशन का एग्जाम्पल इसने चाय या कॉफी। हमने सीखा क्रॉपिंग पैटर्न्स के बारे में। अब एक देखते हैं रिले क्रॉपिंग। रिले क्रॉपिंग क्या होती है? जैसे रिले रेस होती है, एक आदमी दौड़ता हुआ गया, उसने बैटन दूसरे को दिया, फिर वो आगे चला जाएगा। उसी तरह रिले क्रॉपिंग में एक फसल लगाई जाती है, उसकी कटने से जस्ट पहले या जस्ट कटे उसके बाद दूसरी फसल लगा दी जाती है, ताकि पहली फसल का कोई फायदा जमीन को हो तो वो दूसरी फसल उठा सके। जैसे कि अगर आप बंद गोभी या प्याज और परवल एक के बाद एक लगाएं, तो ये सब कोई एक ऑर्गेनिक मटेरियल या फिर कोई एक मिनरल जमीन को दे के जाते हैं, जिसका फायदा अगली क्रॉप उठा सकती है। वो उदाहरण है किस चीज का? रिले क्रॉपिंग का। नाम से क्लियर, रिले क्रॉपिंग, जस्ट उससे पहले या जस्ट उसके बाद आपने क्रॉप को रिले कर दिया। अब बात आती है रेटून क्रॉपिंग की। रेटून क्रॉपिंग मतलब एक ही कोई क्रॉप है, उसके रूट या फिर उसके जो प्लांट की बॉडी है, उससे कोई हिस्सा बाहर आएगा और उसी हिस्से से एक और ग्रोथ होकर कोई क्रॉप लग जाए, उसे कहते हैं रेटून क्रॉपिंग। इसके एग्जाम्पल हैं शुगर केन, बनाना, सॉर्गम। ये सारी फसलें जो है उनके खुद के बॉडी से एक हिस्सा निकलता है, जिसको आप लगा के या फिर जिसको आप काट के बेच सकते हैं और उससे कमा सकते हैं। वो होती है कौन सी? रेटून क्रॉपिंग। सबसे बड़ी रेटून क्रॉपिंग की क्रॉप कौन सी मानी जाती है? पाइनएप्पल। मैं रिपीट करूंगा, रिले क्रॉपिंग बैटन पकड़ाने जैसा है, एक के बाद एक, उसके कट्टे से जस्ट पहले। रेटून क्रॉपिंग मतलब उसके बॉडी के अवशेष जो उसकी ग्रोथ हो रही है रूट्स या स्टॉक से, उससे आप एक नई फसल उग जाते हैं। इट्स कॉल्ड एज रेटून क्रॉपिंग। तो ये हमने समझा। अब एक और क्रॉपिंग पैटर्न जो हम समझेंगे वो है इंटरक्रॉपिंग। मतलब जब दो या दो से अधिक क्रॉप को एक ही फील्ड में एक ही समय में लगाया जाता है, वो होती है इंटरक्रॉपिंग। रिपीट करूंगा, दो या दो से अधिक क्रॉप को एक ही फील्ड में एक ही साथ लगाया जाता है, वो इंटरक्रॉपिंग होती है। जैसे यहां दिख रहे हैं, ये एक केले की फसल है, इसके साथ हमने कोई और आलू की फसल लगा दी, तो ये दो क्रॉप एक ही समय में लेकिन अलग अलग डिस्टिंक्ट रॉ में लगी हैं, ठीक है। ऐसी कोई छिड़क नहीं दिया, आपने प्रॉपरली प्लान तरीके से लगाया है। इसमें एक बेस क्रॉप होगी। बेस क्रॉप मतलब प्राइमरी क्रॉप। प्राइमरी क्रॉप जैसे मान लिया आपने केला लगाया है, जिसको आप 2 साल वहां रखेंगे, तो केले की फसल आपकी बेस क्रॉप है, और जो बाकी क्रॉप है वो आपकी इंटर क्रॉप है। बेस क्रॉप आपको ऑप्टिमियम फोकस देती है, जिसको आपको मेन आपको लगाना है खेत में, आपने केले लगा दिए। पर केले जब तक बड़े होंगे, फसल देंगे, उसके आसपास की जमीन का स्पेस है, वहां आप कोई और फसल लगाकर उससे उपज पा सकते हैं। तो आपने एक बेस क्रॉप लगाई इंटरक्रॉपिंग में, जो आपका केले की फसल है, उसके साथ आपने कोई और फसल लगा ली, विच इज कॉल्ड एज इंटरक्रॉप। इंटरक्रॉप बेस क्रॉप के बीच में लगाई जाती है, और इससे ये होता है कि एक्स्ट्रा यील्ड आ जाए, लेकिन मेन क्रॉप को की उपज में कोई कमी नहीं आती, ठीक है। केले की फसल कम नहीं होगी, लेकिन आपको कुछ एक्स्ट्रा फसल मिल जाएगी। ये हमारा इसमें मेन मुद्दा होता है।
फिर एक फसल आती है जिसे कहते हैं सिनर्जिस्टिक क्रॉपिंग, जहां आपने दो लाइनों में ऐसी ऐसी क्रॉप्स लगाई हैं जो अगर आप अकेले करते तो कम उपज होती, लेकिन दोनों साथ में कर रहे हैं, दोनों की उपज ज्यादा हो रही है, उसे कहते हैं सिनर्जिस्टिक क्रॉपिंग। व्हेन इट हेल्प्स बोथ क्रॉप्स, एग्जांपल शुगर केन और पोटैटो, दोनों क्रॉप्स को प्लस प्लस, दोनों क्रॉप्स बढ़ेंगी। इंटरक्रॉप में किसी को माइनस माइनस नहीं होता है, किसी को नुकसान नहीं हो रहा, आपका एक ऑप्टिमियम बेस क्रॉप है ही। आप सोच रहे हो इंटरक्रॉप से भी फायदा हो जाए, उसी में जब वो ऐसी क्रॉप लगी हो जहां दोनों का उत्पादन इंडिविजुअली अकेले जितना होता उससे ज्यादा अब हो रहा है, तो वो सिनर्जिस्टिक क्रॉपिंग पैटर्न कहलाता है। हमने देखा इंटरक्रॉपिंग के एग्जांपल, इंटरक्रॉपिंग क्या होती है, अब देखते हैं इसके फायदे क्या है। इससे वीड कंट्रोल होता है, खरपतवार नहीं होती, स्टेबिलिटी बहुत होती है। आपको एक फसल अगर बर्बाद भी होगी तो आपकी दूसरी फसल खर्च पूरा कर देगी उसका। अगर आप इंटरक्रॉपिंग ढंग से करते हैं तो आपकी यील्ड बहुत ज्यादा होगी, ज्यादा क्रॉपिंग इंटेंसिटी मिलेगी, बीमारियां कम होंगी क्योंकि इकोसिस्टम आपके खेत का बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है, कोई उस जमीन को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा और सॉइल की हेल्थ बनी रहेगी। अब खास बात यह है कि अगर इंटरक्रॉपिंग इंडियन एग्रीकल्चर में की जाए तो उसका फायदा हम कैसे उठा सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में क्लियर होने चाहिए कि अगर हम इंटरक्रॉपिंग का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें और लेट से पंजाब का रीजन जहां अब पानी कम हो रहा है वहां हम क्यों ना इंटरक्रॉपिंग इस्तेमाल करें। साउथ इंडिया में जहां शुगर केन ज़्यादा बेहतर आउटपुट दे रहा है, प्रोडक्टिविटी दे रहा है, वहां क्यों ना लगाएं। महाराष्ट्र में जहां पानी कम है वहां क्यों शुगर केन बोई जा रही है। तो ऐसे ही तरह से हम ढंग से अगर किसानों को इंटरक्रॉपिंग की टेक्निक्स बताएं, ढंग से इरिगेशन पैटर्न्स बताएं, तो बेहतर आउटपुट उसी जमीन से लिया जा सकता है बिना नुकसान पहुंचाए फसल को या जमीन को। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि ये कौन सी फसल आपको दिख रही है। यहां भी दो क्रॉप्स बोई हुई, मैंने इसका नाम भी इसलिए नहीं दिया, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कौन सी क्रॉप है। ये है मिक्स क्रॉपिंग, वो थी इंटरक्रॉपिंग, यह मिक्स क्रॉपिंग, जहां पर आपने दो या दो से अधिक फसल को मिक्स कर दिया, लेकिन इसमें कोई रो अरेंजमेंट नहीं होती, आपने बिखेर दिए, सीड फेंक दिए और सब कुछ उग गया। यहाँ पे मक्की की फसल देख रहे हैं और कोई एक फसल और है यहाँ। तो अक्सर जो ड्राई लैंड एरियाज है वहाँ ऐसी फसलें बोई जाती हैं कि चलो भाई 10 फसलें बो देते हैं, 10 तरह की सीड लगा दिए, 2-3 तरह के, जो अक्सर उन्हें पता है कि साथ अच्छा उगते हैं, उन्हें आपने उगाया। कोई एक फसल तो सही हो जाएगी, ज़्यादा यील्ड दे देगी, बाकी कवर कर लेगी, तो वो हो गया मिक्स क्रॉपिंग। तो मिक्स क्रॉपिंग की समस्या ये है कि ऑप्टिमियम नहीं है। जो आपने इंटरक्रॉप में देखा वहाँ लाइने में तो हो रहा था, सिंचाई की व्यवस्था थी, आपको पता है कौन सी फसल कब कटेगी। मिक्स क्रॉप में ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया में ड्राई लैंड एरियाज में मिक्स क्रॉपिंग फॉलो की जाती है। तो अगर हम मिक्स क्रॉपिंग की जगह इंटरक्रॉपिंग का इस्तेमाल करें तो हम ज़्यादा आउटपुट ले सकते हैं इन एरियाज में। इसलिए आप देखेंगे मिक्स क्रॉपिंग में ऐसी क्रॉप्स बोई जाती है जो ज़्यादा सस्टेन कर सके, जैसे ज्वार बाजरा या फिर कॉफी, जो कम रेनफॉल में भी कर सकें, काम कर सकें, ताकि आपकी यील्ड हो जाए ज़मीन से। खाली पड़ी ज़मीन है, कुछ तो हो रहा है, ये वो मेंटालिटी के साथ बोई जाती है। अब हम देखते हैं मिक्स क्रॉपिंग और इंटरक्रॉपिंग में क्या फर्क है। मिक्स क्रॉपिंग एक तरह से इंश्योरेंस देती है क्रॉप फेलियर का। इंटरक्रॉपिंग आप ज्यादा स्पेस का इस्तेमाल करना चाहते हैं, कोई कंपटीशन नहीं होता इंटरक्रॉपिंग में क्रॉप्स के बीच में, मिक्स क्रॉपिंग में होता है। यहाँ पे रो अरेंजमेंट नहीं होती, यहाँ होती है। यहाँ पर सोइंग टाइम सेम होता है ऑलमोस्ट, यहाँ सेम नहीं होता। तो आप बेसिक डिफरेंस क्रॉपिंग का समझ गए होंगे सिर्फ फिगर देखकर कि ये अगर इंटरक्रॉप है तो आप देख रहे हैं क्या समन्वय सिस्टम के साथ इसे बनाया गया, ये बस ऐसे लगा दिया गया है। तो मिक्स क्रॉपिंग का फायदा ये होता है कि मिक्स क्रॉपिंग में आपको ज्यादा लगाने में खर्च नहीं करना होता। इंटरक्रॉपिंग में इनपुट कॉस्ट ज्यादा है पर आउटपुट भी उतना ही ज्यादा है। तो ये था हमारा प्राइमरी डिफरेंस इंटरक्रॉपिंग और मिक्स क्रॉपिंग में। इनकी बुआई या तो साथ हो सकती है, अलग अलग टाइम पे हो सकती है, दोनों में, मिक्स और इंटर में। अब हम एक और पॉइंट देखेंगे क्रॉपिंग पैटर्न्स का, जो है ड्राई लैंड फार्मिंग एंड रेन फेड फार्मिंग। ड्राई लैंड फार्मिंग जैसे नाम से क्लियर है, जहां पर पानी की ज्यादा उपलब्धता नहीं है, जो ड्राई एरिया है वहां पे कैसी फार्मिंग की जाती है। यहाँ पे जो क्रॉप प्रोडक्शन होगा वो टोटली डिपेंडेंट होगा बारिश के ऊपर और जमीन में कितना मॉइस्चर है। लेट्स से राजस्थान में बारिश हुई तो उन्हें उसका सदुपयोग करना पड़ेगा कि बारिश बार बार नहीं होगी। तो जो भी ऐसा एरिया जहां 750 mm से कम बारिश होती है, ठीक है, उस एरियाज में ड्राईलैंड फार्मिंग की जाती है। सॉइल में जब तक मॉइस्चर है वहां कोई क्रॉप लगा के क्रॉप का फायदा उठाया जा सके, क्योंकि मानसून काफी फेल हो जाता है या आपको पता नहीं है कि सीजन बारिश होगी नहीं होगी। और अगर आप नॉर्थन इंडिया में आए, जो पंजाब के बाद का रीजन है, चाहे यूपी हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे बिहार या बंगाल तक जाएं आप, तो जो क्रॉप प्रोडक्शन है वहां 750 mm से ज्यादा बारिश होती है। तो लोगों को अंदाजा रहता है कि बारिश तो होगी, मॉइस्चर कोई समस्या नहीं है, बल्कि समस्या है कि सॉइल कंजर्वेशन। आप जमीन को बचाने के पीछे फोकस करते हैं, पानी को नहीं, क्योंकि पानी आपके पास उपलब्ध है। आप चाहते हैं आप ऐसी फार्मिंग करें जहां बारिश होगी, पानी ज्यादा है तब भी काम चल जाएगा, पानी थोड़े दिनों बाद आएगा तब भी काम चल जाएगा। दैट इज रेन फेड फार्मिंग। ड्राईलैंड फार्मिंग में आप देखेंगे अक्सर दालों की फसलें ज्यादा होती है जिन्हें कम पानी में काम चल जाए। वहां पर आप देखेंगे राबी और खरीफ क्रॉप्स कम बोई जाती हैं, ज्यादा पानी पे डिपेंडेंट हो। आप वहां पर पैडी की फसल नहीं देखेंगे ड्राईलैंड्स में, वहां आप देखेंगे दाल की फसलें ज्यादा होती हैं। रेन फेड फार्मिंग में सीरियल्स, मतलब जो हमारे मेन प्रमुख
उत्पादन खाने की वस्तुएं उनका उत्पादन होता है। लेकिन ज़रूरत है हमें बैलेंस बनाने की, ताकि जहाँ रेनफेड फार्मिंग उपलब्ध है वहाँ बेस्ट आउटपुट मिले, ताकि हमारा यील्ड कंपैरिजन दुनिया के बाकी देशों की अपेक्षा बढ़े, ना कि ऐसे रैंडमली हम मिक्स क्रॉपिंग करते रहें या बारिश होगी तो रेनफेड में कुछ भी लगा दिया। ये ज़रूरत है हमें अपने एरियाज को बढ़ाने में। तो ये हमारा टॉपिक का प्राइमरी टॉपिक हमने आज जो कवर किया उसको एक बार रिवाइज करते हैं। अब रिवाइज करते हैं और देखते हैं हमने कौन कौन सी क्रॉप्स के बारे में आज पढ़ा। आप मुझे बताइए क्रॉपिंग सीजन्स कौन कौन से होते हैं, क्या क्या उनके नाम है। सिंपल है, रबी खरीफ। इसके अलावा क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन होता है, टेम्परेचर के हिसाब से, फोटो पीरियड के हिसाब से, ये सब आप तुरंत भी रिवाइज कर लीजिए। इंटर क्रॉपिंग, मिक्स क्रॉपिंग और मिक्स फार्मिंग में क्या फर्क है ये आप मुझे बताइए। ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडियन एग्रीकल्चर में और क्या क्या समस्याएं हैं, कैसे बैलेंस किया जा सकता है, इसे ये क्वेश्चन है आपके लिए कि इश्यूज विद इंडियन कल्चर एंड हाउ इट कैन बी बैलेंस्ड अक्रॉस द कंट्री बाय यूटिलाइजिंग रेनफेड एंड ड्राईलैंड फार्मिंग पैटर्न्स। कैसे रेनफेड और ड्राईलैंड फार्मिंग पैटर्न्स को एफिशिएंटली इस्तेमाल करके इंडियन एग्रीकल्चर का आउटपुट बढ़ाया जा सकता है। इस क्वेश्चन को आप पढ़िए, कोशिश करिए इसका आंसर लिखने का, ताकि इससे आपको सारा टॉपिक रिवाइज हो जाए एक तरह से। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आगे हम बाकी के टॉपिक्स भी कवर करेंगे। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।